Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce, Vidyashram Public School. Class 11th Commerce. Today we will take on chapter number 3, the accounting principles. Now the first accounting principle is going concern concept. Now what is going concern concept now? The going concern concept is, it is assumed that the business will continue to exist for the longer period in the future. And the transactions are recorded in the books of the business assuming that the enterprises is continue. अब यहाँ ये मानना है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलेगा और हमें ये नहीं मानना है कि बिजनेस जो है वो शॉर्ट टर्म चलेगा, इसलिए सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने हैं. अब इसका एक एग्जांपल है फिक्स्ड एसेट्स. अगर फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीदा है तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, कंटिन्यू चार्ज करना पड़ेगा. हम ये नहीं कह सकते कि अगर 10 ईयर्स के लिए चार्ज करना है तो भाई कंपनी बंद हो जाएगी या ठीक है, तो वी हैव टू स्प्रेड द डेप्रिसिएशन फॉर द 10 years. So this is what the concept is, going concern concept, that you have to spread your expenses throughout the year. Now second, the consistency concept. This concept states that the accounting principle and the method should be remain consistent from one year to another year. These should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss or balance sheet of the different period. अब ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमें जो है वो जो रूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो ईयर वाइज चेंज नहीं कर सकते. हमें वो जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, उसको लंबे समय तक अपनाना होगा. ये नहीं कि एक साल हमने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है, अगले साल हम रिटर्न डाउन वैल्यू यूज़ करेंगे, फिर उसके साल अगले साल हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे या एन्युटी मेथड यूज़ करेंगे. ये ठीक नहीं है. हमें जो मेथड है वो कंटिन्यू यूज़ करना है और एक जैसा यूज़ करना है. नाउ द थर्ड इज एक्वरल कॉन्सेप्ट. In accounting, the accrual basis is used for recording the transaction. It provides more appropriate information about the performance of the business enterprises as compared to the cash basis. The accrual concept applies equally to the revenue and expenses. As recorded when the sales are made and services are rendered, it is immaterial whether the cash is received or not. And similarly, according to the concept, the expenses are recorded in the accounting period in which they assist in the earning the revenue, whether the cash is paid or not. अब यहाँ ये देखने वाली बात ये है कि जिस साल में रेवेन्यू हुआ है, चाहे वो कैश प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, वो जिस साल का है हमें लिखना ही पड़ेगा. और जो पेमेंट है उसके संदर्भ में जिस साल पेमेंट हुआ है उसी साल हमें वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे वो एक्चुअली हमने पेड किया है या पेंडिंग है, लेकिन आप वो उसी साल से संबंधित है. अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो भी हमें लिखना पड़ेगा. नाउ फोर्थ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, द बिजनेस इज ट्रीटेड एज द सेपरेट एंटिटी distinct from the owner, creditors and managers. In other words, the owner of the business is always considered as the distinct and separate from the business, and the business unit should have the separate set of books and have to record the business transactions from the firm point of view, not from the point of view of the proprietor. अब यहाँ ये सिद्धांत है कि भाई पार्टनर या ओनर जो है वो अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है. ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक बुक्स होती है जिसमें अकाउंटेंट जो है वो ट्रांजैक्शंस को लिखता है, और ट्रांजैक्शंस जो लिखे जाते हैं वो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं, ना कि पार्टनर की ओर से या प्रोपराइटर की ओर से लिखे जाते हैं, कंपनी की ओर से लिखे जाते हैं. वो सिर्फ या शेयर होल्डर की ओर से लिखे जाते हैं, कंपनी की ओर से तो लिखे जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि हमें फर्म या कंपनी की ओर से लिखना है, ना कि प्रोपराइटर या शेयर होल्डर की तरफ से लिखना है. नाउ द पांचवा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज डिस्कस्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड लेसन. मनी के बिना हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे. सिक्स्थ, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. As the business is intended to continue for the indefinite period and the true result, the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up and ascertained for the profit for a one long period will title
वे लिटिल यूज टू द प्रोपराइटर एंड द मैनेजर। अब यह है कि 12 महीने का जो पीरियड है वो एक एडॉप्टेड पर्पस है, एक एडॉप्टेड सिचुएशन है, जो कि हमारे कंपनी टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये स्टेट करता है। अब तो ये एक्ट बदल दिया है, 1977 2017 आ गया है, लेकिन इसमें यह लिखा है कि अगर हम अकाउंटिंग पीरियड को फिक्स नहीं करेंगे तो लंबे समय तक 60 महीने बाद या 10 साल बाद हमें पता ही नहीं चलेगा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस हो रहा है। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, और हमारे कानून के हिसाब से मिनिमम 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड माना गया है, जो 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च नेक्स्ट कैलेंडर ईयर खत्म हो जाता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। Now, cost concept or historical concept, according to this concept, the asset is ordinarily recorded in the books of account at the price at which it was acquired. जिस कीमत पर सामान खरीदा गया है उसी कीमत पर हमें लिखना होगा। जैसे एसेट्स है, अगर हमने 20 लाख रुपए में खरीदी थी तो वो 20 लाख रुपए में ही लेंगे। अगर 2 साल बाद अगर वो 60 लाख की हो जाती है तो हम 60 लाख नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड अमाउंट है। Now 8 point, dual aspect concept. According to this concept, every business transaction is recorded in the dual aspect concept. सभी ट्रांजेक्शंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 अकाउंट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। Now that is what the double entry system is. In the next lesson 7 or 8 lesson, we will do the rules for debit credit. At that time, we will understand what is dual asset concept. Herein, the every transaction impact assets, liabilities, and capital. The formula is asset is equal to liability plus capital. Now, revenue realization concept. 9th, revenue means the amount which is added to the capital as result to the business or operation. The revenue is earned by the sale of goods or providing the services. The concept of revenue recognition determines that the time or the particular period in which the revenue is realized. भाई जिस साल हमें वो रेवेन्यू प्राप्त हुई है उसी साल हमें वो रेवेन्यू लिखना होगा। Now revenue is deemed to be realized when the title or the ownership of the goods has been transferred to the purchaser. जिस आदमी ने वो माल, जिस संस्था ने वो माल खरीदा है, वो उसका टाइटल चेंज कर दिया गया है, उसको हमने बेचने का सेल्स डीड दे दिया गया है, सेल्स इनवॉइस दे दिया गया है, तो श्योर है कि उसके बदले में हमें जो रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो दैट इज व्हाट रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। Now matching concept. What is matching concept? Matching concept means this concept is very important for the correct determination of net profit. According to this concept, the determining the profit of the organization, all the concept which is applicable to the revenue for the same period should be charged against the revenue. जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल के अगेंस्ट में जितना भी एक्सपेंसेस है वो उसी साल हमें ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, वरना वो मैच नहीं होगा और उस साल का ट्रू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल लिखना पड़ेगा, जिस साल का एक्सपेंसेस उसी साल लिखना पड़ेगा। अगर हमें एडजस्टमेंट करना हो तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अक्वायर्ड इनकम है या अनअर्न्ड इनकम है, इन सबको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ओके, नाउ कन्वेंशंस। नाउ देयर आर 3 कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। Now conventions require that all significant information relating to the economic affairs of the enterprises should be completely disclosed. कन्वेंशन ये बोलता है कि जितने भी अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स हैं किसी भी संस्था में, उन सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इफ इट इज नेसेसरी it should be marked and written in the balance sheet of the organization or profit and loss account of the organization. Now, what is difference between accounting concepts and conventions? Legal position. Accounting concept है legal aspects and accounting conventions are the guidelines only. वो legal है, law है, ये conventions जो हैं ये सिर्फ guidelines हैं। Significance: uniform set of rules usually followed by for recording the transactions. Uniform set of rules हैं ये transactions को record करने के लिए, and these there are
दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। रोल फॉर पर्सनल, देयर इज अ रोल फॉर पर्सनल जजमेंट, नो रोल फॉर पर्सनल जजमेंट। यहाँ पर कोई जो कुछ लिखा है, जो कॉन्सेप्ट्स में लिखा है, हमें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ जजमेंट एक क्रूशियल रोल इन एडॉप्शन, हमें यहाँ पर जजमेंट देखना होगा, पर्सनल जजमेंट, कि वो कितना ज़रूरी है। नाउ यहाँ ये देखने वाली बात है फुल डिस्क्लोजर। जैसा कि मैं कह रहा था, फुल डिस्क्लोजर, व्हाट इज़ फुल डिस्क्लोजर? मतलब एक एक इन्फॉर्मेशन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी है, चाहे वो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में है तो हम फुट नोट में लिख सकते हैं। हम क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द इंटरेस्ट एंटरप्राइजेज शुड बी ब्रॉट इनटू द नोटिस। अगर भविष्य में अगर कोई पैसा चुकाना है तो उसको भी हम लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि वो भी हमारा कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ है। और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक, डेप्रिसिएशन है जो प्रोवाइड किया गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो भी हम डिस्क्लोज करेंगे। नाउ सेकंड, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। ये जो कन्वेंशन है वो उसका उल्टा है फुल डिस्क्लोजर का। अब यहाँ है आइटम हैविंग नो सिग्निफिकेंस, नो इफेक्ट एंड इररिलेवेंट शुड नॉट बी डिस्क्लोज। अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कोई आइटम तो उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो एक बेहतरीन उदाहरण है, जैसे एक 2000 रुपये के टूल एस्कॉर्ट लिमिटेड के लिए उतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2000 रुपये के टूल एक छोटी सी वर्कशॉप है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वर्कशॉप जो है छोटी सी, वो 2000 रुपये के टूल्स को अपने बुक्स में लिखेगी, लेकिन एस्कॉर्ट लिमिटेड के लिए 1-1.5 रुपये के टूल्स इतने महत्व नहीं रखते हैं, तो शायद वो नहीं लिखें। तो इसलिए कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कन्वेंशन ऑफ conservatism or prudence, according to this convention all anticipated losses should be recorded in the books of accounts। जितने भी लॉसेज हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेज जो भविष्य में होने वाले हैं, अनरियलाइज्ड गेन है, शुड बी इग्नोर्ड। लॉसेज तो लिखेंगे, अनरियलाइज्ड गेन नहीं लिखेंगे। दिस इज व्हाट द प्रूडेंस मीन्स। अगर हमें प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर द नोन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सही नहीं निकलेगा। सो दिस इज व्हाट द प्रूडेंस इज, शुद्धता। हमें सारे प्रोविजंस लाइबिलिटीज के, नॉन लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में बनाने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।